हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी जेडिस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे चैप्टर 6 का, और जिसमें जानेंगे कि उपनिवेशवाद और एक शहरी राजधानी की कहानी के बारे में जानेंगे। एक शहरी राजधानी की कहानी क्या है, इसके बारे में हम पूरी तरीके से डिटेल्स पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और ईश्वर करे कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन का आनंद लें, प्यार ले और प्यार बांटे। चलिए तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। उपनिवेशवाद क्या है और एक शहरी राजधानी की कहानी क्या है, औपनिवेशिक शासन में शहरों का क्या, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखते हैं कि ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद गांव का जमीन किस तरह से बदल गया था। जब ब्रिटिश सत्ता जो है स्थापित हो जाती है तो गांवों का जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। हर छोटे बड़े स्थानों पर ब्रिटिश सरकार की क्या है, शासन है। शहरों में क्या हो रहा था, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के कस्बे या शहर की चर्चा करें। बात करते हैं मदुरई जैसे मंदिर का शहर। मदुरई क्या है, मंदिरों का शहर कहते हैं। इतिहास, ढाका जैसे उत्पादन शहरों, सूरत जैसे बंदरगाह, कई राज्य तरह के काम करने वाले कस्बों से बिल्कुल अलग मिलेगा। देखते हैं कि पश्चिमी विश्व के ज़्यादातर भागों में आधुनिक शहर औद्योगिकरण के साथ सामने आए। औद्योगिकरण, उद्योग धंधे लग रहे थे, गांव के लोग जो है उन शहरों की तरफ दौड़े जा रहे थे क्योंकि वहाँ पर उनको काम मिल रहा था। ब्रिटेन में लीड्स और मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक शहर 19वीं सदी और 20वीं सदी में तेजी से फैल रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी, मकान, अन्य सुविधाओं की उम्मीद में इन शहरों की तरफ आ रहे थे। क्योंकि जहाँ पे औद्योगिकरण होगा, जहाँ पे उद्योग धंधे लगेंगे, जहाँ पे लोगों को काम मिलेंगे, जाहिर सी बात है कि लोगों का झुकाव जो होगा उस शहरों की तरफ होगा और गाँव में लोग क्या होंगे, कम होते जाएंगे। वही बात चल रही है 19वीं से 20वीं शताब्दी के बीच। लोगों का झुकाव बहुत तेजी से शहरों की तरफ जा रहा था। लेकिन 19वीं सदी में भारतीय शहर पश्चिमी यूरोप के शहरों की तरह तेजी से नहीं फैले। ऐसा क्यों हुआ? बात 18वीं सदी के आखिर में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का महत्व प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेजी से बढ़ रहा था, और ये शहर भारत में ब्रिटिश सत्ता के केंद्र बन गए। जो मुंबई, कलकत्ता, मद्रास जैसे शहर हैं, वह अंग्रेजों के लिए क्या बन गए, सत्ता का केंद्र बन गए। उसी समय बहुत सारे दूसरे शहर कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। खास चीज़ों के उत्पादन वाले बहुत सारे शहर इसलिए पिछड़ने लगे क्योंकि वहाँ की चीज़ें बनती थी और उसकी मांग घट गई। जब व्यापार नए इलाकों में केंद्रित होने लगे तो पुराने व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह पहली वाली स्थिति में नहीं रहे। जब व्यापारिक केंद्र जो थे पुराने बनने लगे, बंदरगाह पहली वाली स्थिति में नहीं आ रहे। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने स्थानीय राजाओं को हरा दिया, जो क्षेत्रीय स्थानीय राजा थे उनको अंग्रेज क्या कर रहे, धीरे धीरे हरा दिए और शासन के नए केंद्र पैदा हुए। जब हरा दिए तो वो अपने तरीके से, अपने हिसाब से उस स्थान पर शासन चलाने लगे, नए नए केंद्र स्थापित करने लगे। तो क्षेत्रीय सत्ता के पुराने केंद्र भी ढह गए। जो स्थानीय शासन राजा हुआ करते थे, जो अपने लोगों को बनाए रखे थे, उनसे अब देखा गया कि वर्चस्व जो है छिन जा रहा है, तो क्यों ना हम इनको भी क्या करें, हट जाएं। तो ये सारी घटना देखने को मिले, अर्थात उनकी जो साम्राज्य था ढह गया। इस प्रक्रिया को अक्सर विशहरीकरण कहा जाता था। मतलब विशहरीकरण का मतलब क्या है कि स्थानीय शासन को हटा करके और अंग्रेजों द्वारा जो शासन बनाया गया, जो नया केंद्र बनाया गया, उसी को विशहरीकरण कहते हैं। जैसे मछलीपट्टनम, सूरत, श्रीरंगपट्टनम जैसे शहरों का 19वीं सदी में काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। अब यहाँ पे हमने देखा कि मछलीपट्टनम है, सूरत है, श्रीरंगपट्टनम है, इनके जगह पर क्या हुआ, बहुत
ज़्यादा मात्रा में विशहरीकरण हुआ। क्योंकि विशहरीकरण हुआ क्योंकि यह जो थे बंदरगाह वाले केंद्र थे, और बंदरगाह वाले केंद्र की जगह पर जो है अंग्रेज़ों का हमेशा से यही नज़र रहा कि हम उस जगह अपनी फैक्ट्री, उस जगह अपनी केंद्र स्थापित करें जहाँ पर हमारी सारी सुविधाएं क्या हो, उपलब्ध हो। तो ये लोग क्या किए, चेन्नई, मद्रास, श्रीरंगपट्टनम, मछलीपट्टनम, जिसको मसूलीपट्टनम कहते हैं, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, शहरीकरण कर दिया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में केवल 11% लोग शहर में रहते थे। जब 20वीं सदी चल रही थी उस समय शहरों में देखा जाए तो लोगों की आबादी जो रहती थी वह केवल 11% रहती थी। लेकिन ऐतिहासिक शाही शहर दिल्ली की बात कर लें तो 19वीं सदी में एक धूल भरा छोटा सा कस्बा बनकर रह गया था। परंतु 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनने के बाद दोबारा जान आ गई। जानते कि दिल्ली की जब घोषणा की गई कि दिल्ली को राजधानी बनाया जाए, पहले हमारी राजधानी कलकत्ता थी, तो जब ये ऐलान कर दिया गया 1911 में कि दिल्ली को राजधानी बनाया जाए और 12 में आ जाते हैं, तो 12 में पूरी तरह से बन गई राजधानी, तो दोबारा इनमें क्या हो गई, दिल्ली पूरी सुसज्जित हो गई। अन्यथा वही दिल्ली जो थी क्या थी, एक कस्बा की तरह बन गया था, और वह कस्बा जो था छोटा सा था, वहाँ पे लोगों का रहन सहन नहीं होता था ज़्यादा। लेकिन जैसे 1912 में बनी तो वह दिल्ली जो थी वह क्या हो गई, पूरी तरीके से सुसज्जित हो जाती है। दिल्ली की कहानी को देख करके समझे कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यहाँ क्या चल रहा था। प्रेसिडेंसी क्या है, शासन की सुविधा के लिहाज से औपनिवेशिक भारत को तीन प्रेसिडेंसी कौन कौन थी, जहाँ से ये अंग्रेज जो थे अपनी सत्ता कायम कर रहे थे, जहाँ पे अपनी पूरी शासन चला रहे थे, जहाँ से इनका व्यापार हो रहा था, तो वह था बम्बई, मद्रास और बंगाल। ये तीन प्रेसिडेंसियाँ इनकी बनी हुई थी, तीन कोठियाँ बनी हुई थी। तो यहाँ पर जब दिल्ली शासन करने लगे तो ये लोग बांट देते हैं औपनिवेशिक भारत को, तीन हिस्सों में बांटे गए, मुंबई, मद्रास और बंगाल में। उसके बाद क्या हुआ कि ये तीनों प्रेसिडेंसी सूरत, मद्रास और कलकत्ता में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। अब देखते हैं नई दिल्ली से पहले और कितनी दिल्लियाँ थी, नई दिल्ली से पहले और कितनी दिल्लियाँ थी। तो यहाँ पर देखिए दिल्ली को आधुनिक भारत की राजधानी के रूप में देखते रहे। क्या आपको मालूम है कि शहर 1000 साल पहले से भी ज़्यादा समय तक राजधानी रह चुका था। इस दौरान इसमें छोटे मोटे अंतराल भी आते रहे। जमुना नदी के बाएं किनारे पर लगभग 60 वर्ग मील के छोटे से क्षेत्रफल में कम से कम 14 राजधानियाँ अलग अलग समय पर बसाई गई थी। जमुना नदी किनारे दिल्ली जो है जमुना नदी किनारे है, और साथ ही साथ बात कर लें तो लगभग 60 वर्ग मील के छोटे से, एक मील में कितना किलोमीटर होता है कमेंट करके जरूर बताएंगे आप। तो छोटे से क्षेत्रफल में कम से कम 14 राजधानियाँ अलग अलग समय पर बसाई गई। आधुनिक नगर राज्य दिल्ली में घूमने पर इन सारी राजधानियों के अवशेष देखे जा सकते हैं। 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच बसाए गए राजधानी सबसे महत्वपूर्ण थे। बात करते हैं हम यहाँ पे इन सारी राजधानियों में सबसे शानदार राजधानी शाहजहाँ ने बसाई थी। जो सबसे शानदार राजधानी किसके द्वारा बसाया गया, तो वह बसाया गया था शाहजहाँ के द्वारा। शाहजहानाबाद की राजधानी स्थापना 1639 ईस्वी में शुरू की गई, और वह किसके द्वारा की गई थी, तो वह की गई थी शाहजहाँ के द्वारा, और सबसे सुंदर, शानदार, सुसज्जित था। देखिए शाहजहानाबाद के अंदर क्या था, एक भीतर किला, महल और बंगल में सटा शहर था। लाल पत्थर से बने लाल किले में महल परिसर बनाया गया था। इसके पश्चिम ओर 14 दरवाजों वाला पुराना शहर था। चांदनी चौक और फैज बाजार की मुख्य सड़कें इतनी चौड़ी थी कि वहां से शाही यात्राएं आसानी से निकल सकती थी। चांदनी चौक के बीचों बीच नहर थी। चांदनी चौक कहाँ है, तो दिल्ली में है, तो उसके बीच में क्या थी, उसके बीच में एक नहर बनाई गई थी। उसके बाद हम करते हैं कि घने मोहल्लों और दर्जनों बाजारों से घिरा जामा मस्जिद भारत का सबसे विशाल और भव्य मस्जिदों में से एक था। जामा मस्जिद कहाँ पे है, दिल्ली में है। उस समय पूरे शहर में इस मस्जिदों से ऊंचा कोई स्थान नहीं था। शाहजहाँ के समय दिल्ली सूफी संस्कृति का एक अहम केंद्र भी हुआ करता था। यहाँ पे कई दरगाह, खानका, ईदगाह, बड़े बड़े चौराहे, टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ, खामोश कुलदेशेक और जलधाराओं पर दिल्ली वालों को नाज था। दिल्ली ऐसे नहीं कहा जाता दिल्ली दिल वालों का है, ठीक है। इसलिए मीर तकी मीर ने कहा था कि दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं, वे तो किसी चित्रकार की एल्बम के लिए एल्बम के पन्ने हैं।
अब यहाँ पे देखते हैं कि दरगाह क्या है। तो दरगाह जो है किसी सूफी संत का मकबरा है। खानकाह क्या है? यात्रियों के लिए विश्राम घर है। और नृत्य संगीत कार्यक्रम का आनंद लेते हैं कहाँ पे? खानकाह में। ईदगाह क्या है? मुसलमानों का खुला प्रार्थना स्थल जहाँ पे सार्वजनिक प्रार्थना और त्यौहार होते हैं। कुल्द शेख क्या है? कुल्द शेख एक ऐसा रास्ता जहाँ पर एक जगह जाकर के बंद हो जाता है। तो हमने देखा कुल्द शेख, खानकाह, यात्रियों के लिए विश्राम स्थल जहाँ पे धार्मिक बातें कर सके, नृत्य संस्कृत कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। ईदगाह। उसके बाद क्या है कि ऐशो आराम के सिर्फ लोग कुछ हिस्से में आते थे। अमीर और गरीब के बीच फासला बहुत गहरा था। हवेलियों के बीच गरीबों के असंख्य कच्चे मकान थे। शायरी और संस्कृति की रंग बिरंगी दुनिया आमतौर पर सिर्फ मर्दों के मनोरंजन का साधन थी। शायरी और नृत्य संगीत जो था यह मर्दों के लिए क्या बनाया गया था? मनोरंजन का साधन बनाया गया था। अब देखते हैं नई दिल्ली की निर्माण कैसे होती है। नई दिल्ली की निर्माण, बात है 1803 में जब अंग्रेज मराठों को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण हासिल कर लिया। 1803 में क्या होती है? अंग्रेजों मराठों के बीच क्या होती है? युद्ध होती है। जिस युद्ध के अंतर्गत जो होते हैं अंग्रेज मराठे हार जाते हैं और अंग्रेज जो है दिल्ली पर नियंत्रण कर लेते हैं, क्योंकि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता थी। जो अंग्रेजों की राजधानी हुआ करती थी भारत के अंतर्गत वह कलकत्ता थी। और कलकत्ता को महलों का शहर कहा जाता है, इसलिए मुगल बादशाह को लाल किले के महल में रहने की छूट मिली हुई थी। आज हमारे सामने जो आधुनिक शहर दिखाई देते हैं 1911 में तब बनना शुरू हुआ जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई। उसके बाद कोलकाता से वो ब्रिटिश जो होते हैं कहाँ आ जाते हैं? दिल्ली में आ जाते हैं। 1911 में उस लोग घोषणा कर देते हैं। बात करते हैं हम एक अतीत के बारे में। तो 1857 से पहले दिल्ली के हालात पूरे औपनिवेशिक शहरों से काफ़ी अलग थे। मद्रास, मुंबई, कलकत्ता में भारतीय और अंग्रेजों की बस्तियां अलग अलग होती थी। भारतीय लोग काले इलाकों में और अंग्रेज लोग सुसज्जित गोरे इलाकों में रहते थे। देखिए, भारत लोग कहाँ रहते थे? काले इलाकों में, और अंग्रेज जो थे सुसज्जित गोरे इलाकों में रहते थे, ठीक ना। ये गोरे हुआ करते थे, तो इनके लिए जो जगह अपने निर्धारित किए थे वह खूब सुंदर सुसज्जित नगर था, शहर हुआ करता था, कस्बे हुआ करते थे, वहाँ पे रहते थे, जबकि भारतीय लोग काले जगहों पर रह करते थे। दिल्ली में ऐसा नहीं था। खासतौर से 19वीं सदी के पूर्वार्ध में दिल्ली के अंग्रेज भी पुराना शहर के भीतर अमीर हिंदुस्तानियों के साथ रहते थे। जब वो कलकत्ता से दिल्ली आते हैं तो अंग्रेज जो है वह अमीर भारतीयों के साथ भी रहना पसंद करते हैं और उनके साथ रहते हैं। उर्दू, फारसी संस्कृति, शायरी का मजा लेते थे और स्थानीय त्योहारों में हिस्सेदारी भी लेते थे। कौन? अंग्रेज। बात है 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई। 1824 इसमें किसकी स्थापना होती है? दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई, जिसकी शुरुआत 18वीं सदी में मदरसे के रूप में हुई थी। और इसमें जो सब्जेक्ट दिया गया विज्ञान मानव शास्त्र के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात कर दिया गया। तो हमने देखा दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 ईस्वी में। मुख्य रूप से उर्दू भाषा में काम होता था। बहुत सारे लोग 1830 से 1857 की अवधि को दिल्ली का पुनर्जागरण काल बताते हैं। 1830 से 1857 के बीच जो है दिल्ली को क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण काल कहा जाता है। कि पुनः, हालांकि ऐसे दिल्ली जो थी हजारों साल तक राजधानी बनी रही, लेकिन ब्रिटिश जो हैं इनकी राजधानी 1911 में घोषित की जाती है। 12 से ये लोग कार्य करना शुरू कर देते हैं। 1857 के बाद यह कुछ बदल गया। कुछ साल विद्रोह हुए के दौरान विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेतृत्व संभालने के लिए मजबूर किया था। आगे देखते हैं 4 महीने तक दिल्ली विद्रोहियों के नियंत्रण से रही। वहीं बात करते हैं हम यहाँ पे प्रसिद्ध शायर गालिब उदास मन से इन घटनाओं को देख रहे थे। 1857 में दिल्ली की तबाही को उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया: जब गुस्साए शेर मतलब अंग्रेज शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने बेसहारों को मारा, घर जला डाले, न जाने कितने औरत मर्द आम और खास 3 दरवाजों से दिल्ली से भाग खड़े हुए और उन्होंने छोटे छोटे समुदाय तथा शहर के बाहर मकबरों में पनाह ले ली। कमेंट करके बताएंगे कि मकबरा क्या होता है। दिल्ली बगावतों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को देश से निकाल दिया। अब दिल्ली में बार बार बगावत हो रही, दिल्ली की कमान संभाल रखे हैं कौन? बहादुर शाह जफर। अंग्रेज जो है इनको क्या करते हैं? शहर से निकाल देते हैं। अंग्रेजों ने बर्मा इनको भेज दिया। कहाँ भेज दिया? बर्मा भेज दिया, म्यांमार जिसको कहते हैं। उनका दरबार बंद कर दिया, कई महल गिरा दिए, बागों को बंद कर दिए और उनकी जगह अपने सैनिकों के लिए बैरक बना दी।
बहादुर शाह जफर जो भारत 1857 की क्रांति के अंतर्गत जो है अपने ये राजा घोषित किए गए सैनिकों के द्वारा, लेकिन जब अंग्रेज़ जो है इनको क्या करते हैं, इन्हीं के शहर से, इन्हीं के महल से इनको निकाल दिए और इनको म्यांमार भेज देते हैं। और इनका जो महल था उस महल को क्या करते हैं, सैनिकों के लिए बैरक बना देते हैं। अंग्रेज़ दिल्ली के मुग़ल अतीत को पूरी तरह से भुला देना चाहते थे। अंग्रेज़ चाहते थे कि जो यहाँ पे मुग़ल शासन किया है लंबे समय तक, उसकी नामो निशान को हम क्या कर दें, मिटा दें, उसकी एक एक चीज़ को ख़त्म कर दें। किले के इर्द गिर्द सारा इलाका साफ़ कर दिया गया, वहाँ के बाग मैदान मस्जिदें नष्ट कर दिए गए। उन्होंने मंदिरों को नहीं तोड़ा। देखो अंग्रेज़ों ने क्या किया, मंदिरों को नहीं तोड़ा। अंग्रेज़ आसपास के इलाके को सुरक्षित करना चाहते थे, ख़ास तौर से मस्जिदों को या तो नष्ट कर दिया गया या तो उनके कामों के लिए इस्तेमाल किया गया। देखते हैं यहाँ पे कुछ शब्दावलियाँ दी गई। गुलफरोशान, फूलों का त्यौहार। गुलफरोशान का मतलब क्या होता है, फूलों का त्यौहार होता है। जबकि यहाँ पे एक और शब्द दिया है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कला और ज्ञान का पुनर्जन्म। कला और ज्ञान का पुनर्जन्म होता है। ऐसा तब दौर के लिए इस्तेमाल होता था जब बहुत बड़े पैमाने पर रचनात्मक गतिविधियाँ होती थी। मिसाल के तौर पर जीनत अल मस्जिद को एक बेकरी में तब्दील कर दिया गया। जीनत अल मस्जिद कहाँ दिल्ली में थी, वहाँ उसको किस में कर दिया गया, बेकरी बना दिया गया, ठीक है ना, बिस्कुट बनाने की कंपनी के रूप में कर दिया गया। जामा मस्जिद में 5 साल तक किसी को नमाज की इजाज़त नहीं मिली थी। शहर का 1/3 हिस्सा ढहा दिया गया, नहरों को पाटकर समतल कर दिया गया। ये कौन कर रहे हैं, हमारे अंग्रेज। ऐसे ही नहीं थी भारत की सोने की चिड़िया, ऐसी नहीं थी भारत की खूबसूरती। रेलवे की स्थापना करने और शहर को चारदीवारी के बाहर फैलाने के लिए 1870 के दशक में शाहजहानाबाद की पश्चिमी दीवारों को तोड़ दिया जाता है। शाहजहानाबाद जो शाहजहां ने बसाया था उसको क्या करते हैं, अंग्रेज तोड़ देते हैं। उसके बाद क्या किया कि लोग विकसित हुए विशाल सिविल लाइन्स इलाके में रहने लगे। दिल्ली कॉलेज को एक स्कूल बना दिया गया। जो दिल्ली कॉलेज 1824 में बनी थी उसको क्या बना दिया गया, एक स्कूल बना दिया गया। और 1871 में उसे बंद भी कर दिया गया। उसके बाद देखते हैं एक नई राजधानी की योजना कैसे बनती है। अंग्रेज को दिल्ली के सांकेतिक महत्व का अच्छी तरह पता था, लिहाजा 1857 की बगावत के बाद उन्होंने बहुत सारे शानदार आयोजन किए। 1877 में वायसराय लिट्टन, और इससे पहले कौन से, लॉर्ड डलहौजी भी था। तो वायसराय लिट्टन ने रानी विक्टोरिया को भारत की मल्लिका घोषित किया, मलिका। और दरबार का, वैसे तो ब्रिटिश भारत की राजधानी अभी तक कलकत्ता ही थी, लेकिन इस विशाल दरबार का आयोजन दिल्ली में किया गया। अब जो अपनी राजधानी कोलकाता को मान रहे हैं वो अचानक दिल्ली में आकर के अपना पूरा सभी कार्य को संपादित कर रहे हैं। रानी विक्टोरिया को दिल्ली बुलाया जा रहा है, क्या रीजन रही होगी इसके बारे में देखते हैं। तो विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने यह समझ लिया था कि लोगों की नज़र में मुगल बादशाह का महत्व अभी भी बना हुआ है, और यह जो थे इसे क्या करना चाहते थे, अंग्रेज खत्म करना चाहते थे। इसलिए वो लोग दिल्ली में क्या करते हैं, अपना समारोह करते हैं। सत्ता का मूल बादशाहों और 1857 के बागियों के रूप में पूरी तड़क भड़क के साथ प्रदर्शन किया गया। 1911 में जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया, जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का राजा बना, कब बना, 1911 में। इस मौके पर दिल्ली में एक और दरबार का आयोजन हुआ। कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने के फैसले का भी इसी दरबार में ऐलान किया गया। कब, जब जॉर्ज पंचम जो है इंग्लैंड का राजा बनता है। उसमें तत्कालीन शहर की बात कर लें तो तत्कालीन शहर के दक्षिण में रायसीना पहाड़ी पर, रायसीना पहाड़ी कहाँ है, दिल्ली। तो तत्कालीन शहर दक्षिण में रायसीना पहाड़ी 10 वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का निर्माण किया गया। एडवर्ड लुटियंस और हार्वर्ड बेकर नाम के दो वास्तुकारों ने नई दिल्ली और उसकी इमारतों का डिजाइन तैयार किया। जिम्मा सौंपा गया। नई दिल्ली स्थित सरकारी परिसर में 2 मील चौड़ा रास्ता वायसराय के महल, मतलब वर्तमान राष्ट्रपति भवन, जो राष्ट्रपति भवन है हमारी कहाँ है, वह रायसीना हिल्स में है। और रायसीना हिल्स की जो है राष्ट्रपति भवन का निर्माण जो किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था, तो वह 2 वास्तुकार थे उस समय, एडवर्ड लुटियंस और हार्वर्ड बेकर। उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति भवन का राष्ट्रपति भवन की, ठीक ना, इमारतों का डिजाइन तैयार करते हैं। वायसराय के महल तक जाने वाला जो किंग्स वे था, मतलब वर्तमान में राजपथ, और आप कमेंट करके बताएंगे कि इस समय राजपथ का नाम बदल करके क्या कर दिया गया। उन्होंने दोनों तरफ से सचिवालय की इमारतें बनाई। इन सरकारी इमारतों की बनावट में भारत के शाही इतिहास के अलग अलग दौर की झलक दिखाई देती थी।
उसके बाद देखें कि उदाहरण के लिए वायसराय पैलेस का केंद्रीय गुंबद सांची में बने बौद्ध स्तूप की बनावट पर आधारित था। लाल भुरभुरे पत्थर और नक्काशीदार जालियों की प्रेरणा मुगल वास्तु शिल्प से ली गई थी, लेकिन नई इमारतों में ब्रिटिश प्रभुत्व की झलक थी। इसलिए वास्तुकारों ने इस बात का ख्याल रखा कि वायसराय का महल शाहजहां की जामा मस्जिद से भी ऊंचा हो। यह काम कैसे किया जा सकता है? नई दिल्ली के निर्माण में लगभग 20 साल लगे। कितने लग गए थे? 20 साल लग गए थे। और इरादा एक ऐसा शहर बनाने का था जो शाहजहानाबाद के मुकाबले बिल्कुल अलग हो। भीड़ भरे मोहल्ले, सकरी गलियां, कोई जगह नहीं थी। नई दिल्ली में चौड़ी सीधी सड़कें, विशाल परिसरों के बीच बड़ी बड़ी इमारतों की कल्पना की गई थी। पुरानी दिल्ली में अफरा तफरी दिखाई देती थी, नया शहर स्वच्छ और स्वस्थ दिखाई देता था। अंग्रेजों की भीड़ भरे इलाके गंदे और स्वस्थ थे। मतलब इस प्रकार से बनाया गया कि जो जहानाबाद था वह शाहजहानाबाद, टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ थी, खचाखच भीड़ था, लोगों का आना जाना बना था, अफरा तफरी होती थी। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज़ों ने सोचा कि वो चीज़ें हमारी नहीं होनी चाहिए, रास्ते सीधे होने चाहिए, गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसमें चकाचौंध नहीं होना, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए, स्वस्थ और स्वच्छ होना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बीमारियों का स्रोत दिखाई देते थे, इसलिए नई दिल्ली में बेहतर जलपूर्ति, गंदगी के निकास और नलियों की पूरी व्यवस्था तैयार कर दी गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं विभाजन के समय जीवन कैसा था। जब भारत का विभाजन होता है उस समय हमारा जीवन कैसा। 1947 में भारत के विभाजन नई सीमा के दौरान आबादी बड़ी तादाद में विस्थापित हुई। इसका नतीजा यह होगा दिल्ली की आबादी बढ़ गई, रोजगार बदल गए और शहर की संस्कृति बिल्कुल भिन्न हो गई। स्वतंत्रता और विभाजन के कुछ ही दिनों बाद भीषण दंगे शुरू हो गए। दिल्ली में हजारों लोग मारे गए और उनका घर बार लूट लिया गया, जला दिया गया। तो विभाजन के समय हमने देखा कि दिल्ली कैसी थी। 1947 में जब विभाजन की सीमा होती है तो आबादी बढ़ जाती है, ठीक है, आबादी बड़ी तादाद में विस्थापित भी हो जाती है, चली जाती है छोड़ करके। नतीजा क्या होता है कि दिल्ली की आबादी बढ़ गई, रोजगार बदल जाते हैं, शहर की संस्कृति भिन्न हो जाती है, भिन्न छिड़ हो जाती है। स्वतंत्रता और विभाजन के कुछ ही दिनों के बाद क्या होते हैं, यहाँ पे दंगे शुरू करा दिए जाते हैं और दंगों में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जिसके बाद घरों की लूट की जाती है। पुराने शहर के भीतर की घटनाएं देखते हैं। पुराने शहर की बात में करेंगे हम, किसकी बात? शाहजहानाबाद की। जब मुगलों के ज़माने के प्रसिद्ध नहरों में घरों में न केवल पीने का ताज़ा पानी आता था बल्कि दूसरी घरेलू ज़रूरतों के लिए पानी भी मिल जाता था। वहीं 19वीं सदी की जलपूर्ति और निकासी की एक बेहतरीन व्यवस्था को नज़रअंदाज किया गया। कुआं, जो जिसको बावड़ी बोलते हैं, इसकी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। घरेलू कचरे की निकासी करने वाली धाराएं भी क्षतिग्रस्त हो गई। एक ऐसे समय की बात जब शहर की आबादी लगातार बढ़ रही थी। जब मुगल थे तो वहाँ से पानी पीने के लिए अलग व्यवस्थाएं थी, अन्य संसाधनों के लिए पानी की अलग व्यवस्था थी, घर से कचरा निकालने के लिए अलग व्यवस्था थी। लेकिन अब आबादी बढ़ी तो ये सारी व्यवस्थाएं क्या हो गई? छिन्न भिन्न हो गई, पूरी तरीके से ग्रस्त हो गई, ठीक ना, बीमारियाँ फैलने लगी। साथ ही साथ क्या होता है कि टूटी फूटी नहरें इस तेज़ी से बढ़ती आबादी की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रही थी। 19वीं सदी के आखिरी में क्या होता है कि शाहजहानी नलियों को बंद कर दिया गया और खुली नालियों की नई व्यवस्था विकसित की गई। जल्द ही यह प्रणाली की बोझ चरमराने लगी थी। बहुत सारे अमीर लोगों को सड़क किनारे बहती नलियों और उफनते खुले नालों को बदबू परेशान करती थी, क्योंकि आबादी बढ़ रही थी, घरों का पानी निकालना भी था। तो जो शहरों के किनारे लोग रहते थे उन नालियों के, उनके घर के सामने से नालियाँ गुजरती थी, जिससे बदबू की परेशानियों को उनको झेलना पड़ता था। दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी एक अच्छी निकासी व्यवस्था पर पैसा खर्च करने को तैयार नहीं थे। वो नहीं चाहती थी कि हम इस पर क्या करें, फालतू का पैसा खर्च करें। उस समय दिल्ली के इलाके में निकासी व्यवस्था पर लाखों रुपए खर्च किए गए। आइए देखते हैं हवेलियों का पतन कैसे होता है। बात है 17वीं से 18वीं शताब्दी में मुगल कालीन वर्ग, कुलीन वर्ग भव्य हवेलियों में रहते थे। जो शाही परिवार थे वो कहाँ रहते थे? हवेलियों में रहा करते थे। 19वीं सदी के मध्य में एक नक्शा देखने पर ऐसी कम से कम हवेलियाँ दिखाई देती हैं। चारदीवारी से घिरे दालान और झरनों वाली भव्य इमारतें थी। एक हवेली बहुत सारे परिवार में रहते, एक हवेली में बहुत सारे क्या अलग परिवार रहते थे। खूबसूरत फाटक से घिरे जाने हवेली के अंदर आप खुले हाथ में पहुँच जाते थे। इसके चारों तरफ मेहमानों और कारोबारियों के लिए सार्वजनिक कमरे बने होते थे। कहाँ पे? हवेलियों में। जिनका यूज कौन करता था? सिर्फ पुरुष करते थे। भीतरी दलान और कमरे परिवार की औरतों के लिए होते थे, मतलब फर्स्ट फ्रंट पे पुरुष रहते थे, उसके बाद औरतें रहा करती थी, घर के अंदर रहती थी। हवेली के कमरों का कई कामों के लिए इस्तेमाल होता था, उनमें फर्नीचर बहुत कम होता था।
बात कर लेंगे यहाँ पे कि 19वीं सदी के मध्य तक कमर अल-दीन खान की हवेली में इमारतें थी। उनमें गाड़ी बानों, तंबू लगाने वाली ढेरवाल, मसालची, खातिरदारों, इलाका रहने का इंतजाम था। ये सारी चीज़ें थे, गाड़ीवान थे, तंबू लगाने वाले थे, मसालची थे, खातिरदारों थे, क्लर्क थे, इन सब के लिए उसमें रहने का इंतजाम करते थे। बहुत सारे मुगल अमीर ब्रिटिश शासन के समय विशालकाय इमारतों को संभालने की हालत में नहीं थे। फलस्वरूप हवेलियाँ बंटने लगी, उन्हें हिस्सों में बेचा जाने लगा। हवेलियों के जो हिस्से सड़कों पर खुलते थे वह दुकानों या गोदाम में तब्दील हो गए। हवेलियाँ एक उभरते व्यवसायी वर्ग के नियंत्रण में चली गई। बहुत सारी उपयोग में न होने के कारण बेकार हो गई। बंगले व इन हवेलियों से बिल्कुल अलग थे। बंगले एकल परिवारों के लिए बनाए गए थे, इसलिए इनमें से एक मंजिल की ढलवा छत वाली इमारत होती थी। जो बंगले होते थे आमतौर 2 एकड़ के खुले स्थान पर बने होते थे, 2 एकड़ में होते थे। कमेंट करके बताएंगे कि 1 एकड़ में कितना होता है। इनमें से रहने वाले खाने 1 एकड़ में कितना बिका होता है। खाने और सोने के कमरे अलग थे। अगले हिस्से में एक लंबा बरामदा होता था। कई बंगलों में 3 तरफ बरामदा बनाया जाता था। रसोई घर, अस्तबल और नौकरों की क्वार्टर मुख्य मकान से अलग बनाए जाते थे। अब देखते हैं नगर पालिका योजना। नगर पालिका कैसी योजना होती थी। 1931 में जनगणना से पता चला कि इस पुराने शहर के इलाकों में भयानक भीड़ है। यह प्रति एकड़ 90 लोग रहते थे, जबकि नई दिल्ली में प्रति एकड़ केवल 3 लोगों का औसत था। करीब 1931 की जनगणना से पता चलता है कि पुराने शहर के इलाके जो थे उनमें भयानक भीड़ है और यहाँ प्रति एकड़ 90 लोग रहते थे, जबकि नई दिल्ली में प्रति एकड़ 3 लोगों का औसत था। उनमें से एक हवेली में रहता था, दूसरा अपने एसी बंगले में। अपने परिवार के साथ संबंधों में क्या फ़र्क है? बच्चों की तरह जीना पसंद करेंगे। पुराने शहर के हालात बिगड़ते गए, बावजूद उसका फैलना जारी रहा। पुराने शहर के निवासियों के लिए रॉबर्ट क्लार्क 1888 में लाहौर गेट सुधार योजना के नाम से एक विस्तार योजना तैयार की। कौन किसने किया है? रॉबर्ट क्लार्क ने 1888 में क्या किया? लाहौर गेट सुधार योजना शुरू करता है। इसके पीछे क्या सोच रही होगी? उसने क्या सोचा था कि पुराने शहर से अलग एक नए शहर के चौराहे बाजार की तरफ ढकेला जाए और चौराहे पर चारों तरफ से दुकानों की कल्पना की गई थी। पुनर्विकास से सड़कों के लिए जाल वाली संरचना तय की गई। सभी सड़कों की चौड़ाई आकार स्वरूप जैसा होना था। मोहल्लों के निर्माण के लिए जमीन को एक जैसे टुकड़ों में क्या करना था? बांट दिया गया और उसका क्या नाम दिया गया? क्लार्क गंज नाम दिया गया।